आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी बिहार से CHO का या फिर स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतर प्लेटफॉर्म है। इससे पहले मैं 9 वीडियो कर चुका हूं, अगर नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए। और 9वां वीडियो में मैंने 30 तक प्रश्न किया था और मैंने कहा था कि 30 से आगे हम लोग करेंगे। तो आज फाइनली हम लोग 31 से शुरू करने वाले हैं इस 10वें नंबर के वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरू। जितने भी बिहार स्टाफ, देखिए अगर आपको जॉब लेना है तो मेरे डियर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा कोई नहीं पूछेगा और आपको जॉब भी नहीं होगा। फिर आप जो है इधर उधर 10-20 हज़ार की नौकरी करिएगा और आज ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, सुखी चैन से ज़िंदगी चाहिए तो सरकारी नौकरी लीजिए, नर्सिंग का बेहतर रहेगा। सबसे पहला 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वाटर पोल्यूटेंट का उदाहरण है, मतलब इनमें से जो है जल प्रदूषक का उदाहरण कौन है? घुलित गैसें, वायरस, डिटर्जेंट, उपरोक्त सभी। तो माय डियर, जल को जो प्रदूषण करने वाला जो है वह घुलित गैस भी है, वायरस भी है, डिटर्जेंट है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। जो सभी जो है वाटर पोल्यूटेंट इसमें से है। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन है अपन यहाँ पे, वाटर पोल्यूटेंट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वाटर पोल्यूटेंट से क्या समझते हैं? ऐसे तत्व जो वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, ऐसे तत्व जो वाटर को समाप्त करते हैं, ऐसे तत्व जो वाटर को मीठा करते हैं। देखिए वाटर पोल्यूटेंट का मतलब होता है जल प्रदूषक। ठीक है, तो ऐसे मैटर, ऐसे तत्व जो वाटर को पोल्यूटेड करते हैं मतलब प्रदूषित करते हैं, वही जो है वाटर पोल्यूटेंट यानी जल प्रदूषक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्यूरिफिकेशन मतलब छानना, ये गलत हो जाएगा। वाटर को समाप्त करना ये भी गलत, मीठा करना ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन यहाँ पे 33 नंबर का है, निम्न में से घरेलू स्तर पर वाटर प्यूरिफिकेशन की विधि कौन सी है? कहता है कि निम्न में से घरेलू स्तर पर जल को प्यूरिफिकेशन करने का विधि कौन है? उबालना, फिल्टर द्वारा, महीन कपड़े द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता होना चाहिए आपके घर में वो बॉयल करके भी पानी को पीते हैं, ये भी एक प्यूरिफिकेशन होता है। फिल्टर करके जो RO वगैरह लगाते हैं वो फिल्टर करके ही निकालता है। महीन कपड़े द्वारा छानना ये भी एक जो है घरेलू स्तर पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन थियोरिकल क्वेश्चन है, समझने वाला। कहता है यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1000 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने हेतु लगभग कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है? देखिए कह रहा है कि अगर आपको 1000 लीटर अगर पानी को शुद्ध करना है तो कितने ब्लीचिंग पाउडर का आप इस्तेमाल करेंगे? VVI क्वेश्चन है। ठीक है, या क्लोरीन टैबलेट दे देगा या ब्लीचिंग पाउडर दे देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के केस में ये चीज़ें जो है आपको 0.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 1.5 किलो और 3.25 किलो, कितना होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका माय डियर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 2.5 ग्राम जो है आप इस्तेमाल करेंगे 1000 लीटर पानी को प्यूरिफाइड करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुएं के जल को प्यूरिफाइड करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? अगर आपको बड़े पैमाने पर कुएं के जल को प्यूरिफाइड करना है तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल हम लोग करेंगे? कौन सा चीज़ का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, डिटॉल का, ब्लीचिंग पाउडर का, सेवलॉन का। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बड़े क्षेत्र में जल को शुद्ध करना है, प्यूरिफाइड करना है तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर बेस्ट होता है। रही बात क्लोरीन टैबलेट का, तो आप लोग देखते होइएगा कि जो स्विमिंग वगैरह होता है उसमें क्लोरीन टैबलेट रखा जाता है। ठीक है, तो वह थोड़ा सा महंगा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? मतलब वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं? देखिए ये सब थियोरिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस की उपस्थिति जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, एयर में हार्मफुल सब्सटेंस की उपस्थिति जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। एयर का अनुपस्थिति होना, एयर का अधिक कॉन्सेंट्रेटेड होना। तो राइट आंसर जो है आपका वह ऑप्शन नंबर बी होगा। एक हवा में, एयर में ऐसा हानिकारक पदार्थ जो उपस्थित होता है और स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है,
37 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। कहता है वायु प्रदूषक से आप क्या समझते हैं? वायु प्रदूषक वही एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। तो एयर पोल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसे तत्व जो एयर का शुद्धिकरण करता हो, गलत। ऐसे तत्व जो एयर को प्रदूषित करता हो, ऐसे तत्व जो एयर को सघन करता हो, गलत। ऐसे तत्व जो एयर को शुद्ध करता हो, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे तत्व जो हवा में उपस्थित होकर हवा को प्रदूषित करता है वही वायु प्रदूषक कहलाता है, ठीक है, जो वायु को प्रदूषित करता है। 38 है, कहता है यहाँ पे 100 लीटर जल के प्यूरिफिकेशन हेतु लगभग कितने क्लोरीन की गोली की आवश्यकता होगी? माय डियर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 लीटर जल को अगर आपको प्यूरिफाइड करना है तो आपको कितने जो है लगभग कितने क्लोरीन की गोली की आवश्यकता होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो क्लोरीन का गोली होता है वह कितने जो है इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1/4 भाग जो होता है, अगर मान गए एक भाग अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर का है तो इसका 1/4 भाग इसमें जो है क्लोरीन रहता है, ठीक है, 1/4 भाग क्लोरीन होता है। अगर मान लीजिए कि 1000 लीटर क्लोरीन को शुद्ध करने में 4 से 5 ग्राम क्लोरीन लगता है तो 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में इससे 4 से भाग दे दीजिएगा तो उतना जो है आपके क्लोरीन टैबलेट लग जाएगा। अब यहाँ पे बात करता है 100 लीटर जल के प्यूरिफिकेशन हेतु लगभग कितने क्लोरीन की गोली की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ठीक है। 0.5 से लेकर 1 ग्राम जो है इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं 100 लीटर प्यूरिफिकेशन में। और मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ, ऊपर जो आप देखे हैं कि 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितने ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया अढ़ाई ग्राम। क्यों बताया? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में 2.5 ग्राम था। अगर ऑप्शन में वहाँ पे हमें देखने को मिलता 4 ग्राम तो हम 4 ग्राम राइट मानते, क्योंकि 1000 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कम से कम 4 से 5 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, समझ गए। राइट आंसर 4 से 5 होगा, लेकिन ऑप्शन में चूंकि हमारा नहीं था तो ऑप्शन में राइट आंसर यही था तो हमने यही दिया है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आता है कुएं के जल को प्यूरिफिकेशन के विधि में शामिल है। मतलब अगर आपको कुएं के जल को प्यूरिफाई करना है तो इनमें कौन सा विधि शामिल है? कुएं में मौजूद जल की मात्रा का मेजरमेंट करना, शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर केमिकल की मात्रा का पता करना, ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाना तथा इसे कुएं के वाटर में मिला देना, उपरोक्त में से सभी। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपको कुएं के जल को प्यूरिफाई करना है तो इस विधि में सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई कुएं में कितना मात्रा में पानी है, ठीक है, पहला मेजरमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आप मात्रा कितना देना है आपको पता चल जाएगा, कितना इसमें जल है तो आप उतना मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा तो आप उसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर का घोल जो है उस कुएं के पानी में मिला देंगे तो वह जल जो है शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। 14 नंबर का है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % में पाई जाती है? तो आप इस लोग तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं 10%, 12%, 21% और 62%। तो लगभग में 21% ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में उपस्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा जो है गैस वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से एयर पोल्यूंट नहीं है। एयर मतलब वायु प्रदूषक नहीं है। कौन नहीं है जो वायु को प्रदूषित नहीं करता हो? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो वायु को शुद्ध करता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से जो है वायु को प्रदूषण करेगा? तो वायु को प्रदूषक इसमें से ऑक्सीजन नहीं है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड ये सब के सब वायु को प्रदूषित कर सकता है, ठीक है। एंड 42 नंबर का है निम्न में से एक आम तथा गंभीर एयर पोल्यूंट मतलब एक सामान्य और गंभीर प्रदूषक कौन है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है काफ़ी खतरनाक गैस होता है, ये काफ़ी जहरीला होता है। तो सबसे आम और सबसे गंभीर जो है वायु प्रदूषक कोई है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। आगे चलें।
43 नंबर का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से सरफेस वाटर का सोर्स, सरफेस मतलब समझ रहे हैं, सतह पर, ठीक है, सतह पर पाए जाने वाला जो जल होता है वो जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, बांध एवं कृत्रिम झीलें, तालाब, नदी नाले, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है बांध हो गया, कृत्रिम झीलें हो गया, तालाब हो गया, नदी नाले हो गया, यह सब एक सतह पर होने वाला जल होता है, ठीक है, यह सतह पर होता है। तो जो है ये आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, मतलब जल प्रदूषण का स्रोत क्या है? घर से निकला कूड़ा करकट एवं मल जल, कल कारखानों से निकला अपशिष्ट, कृषि से निकला अपशिष्ट, उपयुक्त सभी। तो 44 के राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, क्योंकि घर से निकलने वाला कूड़ा करकट, मल, ये सभी जल को प्रदूषण करता है। कल कारखानों से निकले अपशिष्ट भी प्रदूषण करता है। कृषि से निकला अपशिष्ट भी जल को प्रदूषण करता है, ठीक है, एकदम थियोरिकल क्वेश्चन पर ये। निम्न में से पोल्यूटेड वाटर के सेवन से होने वाला बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? अगर कोई व्यक्ति है वह प्रदूषण वाला जल पीता है, प्रदूषित जल का सेवन कर रहा है, तो उसको कौन सा जो है बैक्टीरियल रोग होगा, जीवाणु जनित रोग होगा, ठीक है। टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस है, उसके बाद है गियार्डियस तथा एमेबियासिस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो होता है आपको बैक्टीरियल डिजीज कहा जाएगा। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज पूछ रहा है, समझ गए? तो बैक्टीरियल डिजीज जो होगा वह कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड जो होता है वह कौन सा रोग है? टाइफाइड आपका एक बैक्टीरियल फीवर है, ठीक है, कौन सा है? एक बैक्टीरियल फीवर होता है। और यही पूछ रहा है, देखिए इसमें पोलियो, हेपेटाइटिस, ये एमीबियासिस, ये भी आपको जो है होगा जल से, प्रदूषित जल से। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बैक्टीरियल डिजीज। कंडीशन अगर कंडीशन नहीं लगाता तो फिर टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पोलियो सब होता है जल, दूषित जल से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है बैक्टीरियल डिजीज। यहीं पर कंडीशन लगा देता वायरल डिजीज कौन सा होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो वायरल डिजीज पोलियो हो जाता, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब वायरस से होता है, जो कि एक प्रदूषित जल के सेवन से भी होता है। तो वायरस पूछेगा तो ये होता, ठीक है। बैक्टीरियल पूछा तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड होगा, जो कि प्रदूषित जल से होता है। और ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, पोल्यूटेड एयर, देख लीजिए, पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित हवा के सेवन होने वाली बैक्टीरियल बीमारी कौन सी है, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आप वायु प्रदूषित अगर वायु का सेवन कर रहे हैं तो आपका पोलियो एक वायरस जनित है, हेपेटाइटिस भी वायरस जनित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। 47 है, पोल्यूटेड एयर के सेवन से होने वाले प्रोटोजोआ, ठीक है, होने वाले प्रोटोजोआ, ठीक है, होने वाले प्रोटोजोआ, ध्यान दीजिएगा। तो पोल्यूटेड एयर के अगर संपर्क में आते हैं तो मैं यहाँ पे बता दूँ, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, आपका गियार्डियसिस, ठीक है, गियार्डियसिस और एमेबियासिस, यह एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, ठीक है, यह एक प्रोटोजोअल बीमारी है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। आपको पता है सूक्ष्म जीव का ये सब कैटेगरी होता है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब एक कैटेगरी है। तो फंगी अगर प्रोटोजोआ के कारण पूछेगा तो गार्डिनियस एमेबियासिस, ठीक है, बहुत आसान है। 48 क्वेश्चन है, किसी कम्युनिटी में इन्फेक्टियस डिजीज के फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? मान गए कोई समुदाय है, कोई मोहल्ला है, ठीक है, उस कम्युनिटी में इन्फेक्शन वाला डिजीज फर्स्ट केस अगर मिलता है, संक्रमित केस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर कैरियर, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, डाइनिंग पेशेंट, ठीक है। तो देखिए, अगर कहीं भी समुदाय में अगर इन्फेक्शन वाला रोग से पीड़ित अगर प्रथम केस मिले तो उसे प्राइमरी केस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 49 है, निम्न में से हॉरोक उपकरण, हॉरोक एपार्टस का संबंध किससे है, ठीक है। हॉरोक का संबंध किससे है? जल के प्यूरिफिकेशन से, एयर प्यूरिफिकेशन से, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम से, घावों की ड्रेसिंग से। तो राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो ये जो हॉरोक एपार्टस है, हॉरोक उपकरण है, इसका इस्तेमाल जो है जल के प्यूरिफिकेशन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो आपको पता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ
कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित जो गैस होता है वह नाइट्रोजन होता है, आपको पहले से पता है। ठीक है, 51 नंबर का है, कहता है लार्ज स्केल पर जल के प्यूरिफिकेशन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के चरणों में शामिल नहीं है। कहता है अगर हमें बड़े पैमाने पर अगर जल को शुद्धिकरण करना हो लार्ज स्केल पर, तो इनमें कौन सी प्रक्रिया नहीं शामिल है? संग्रहण, निस्पंदन, क्लोरिनेशन, ओजोनीकरण। तो जो ओजोनाइजेशन होता है, ओजोनीकरण, यह जल के प्यूरिफिकेशन में शामिल नहीं होता। बाकी कलेक्शन, संग्रह, निस्पंदन, क्लोरिनेशन ये सब शामिल होता है, लेकिन ओजोनाइजेशन सही नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से एयर पोल्यूशन का कारण क्या है? एयर पोल्यूशन का कारण, ठीक है, तो उद्योगों से निकला धुआं, वाहनों से निकला धुआं, माइनिंग गतिविधियां, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबोव होगा 52 नंबर के डी आंसर। ठीक है, 53 नंबर का है, निम्न में से वायु प्रदूषण का खतरा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का खतरा है? वायु प्रदूषण, निम्न में से वायु प्रदूषण का खतरा है श्वसनीय विकार जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइस्मा आदि का हो जाना, आई में जलन, आई से आंसू आना, एवर्सन, प्री टर्म लेबर तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे का पैदा होना, एल ऑफ द एबोव। तो आपको पता हो तो आपके वायु प्रदूषण का खतरा होता है, जैसे जितने भी श्वसन से संबंधित बीमारी है वो भी हो सकता है, आपके आँख में जलन हो सकता है, आंसू आ सकता है। ठीक है, गर्भपात हो सकता है। ठीक है, समय से पहले लेबर हो सकता है, जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा पैदा ले सकता है, तो तमाम ऐसे चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, एंड 54 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अम्ल वर्षा से क्या समझते हैं? वर्षा के जल पीएच मान 7 से कम हो जाना, वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाना, आकाश से HCl का वर्षा होना और आकाश से H2SO4 की वर्षा होना। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, 55 है, निम्न में से घर से निकले कूड़ा करकट का डिस्पोजल किस विधि से किया जाता है? ठीक है, अगर घर से कोई कूड़ा करकट निकलता है तो उसको हम किस विधि से डिस्पोज कर सकते हैं? ठीक है, तो जलाकर, डंपिंग करके, कंपोजिट करके, मतलब ज़मीन के अंदर दबाकर, एल ऑफ द एबोव। तो आपको पता होना चाहिए घरेलू स्तर पर हम जला भी सकते हैं, चाहे तो हम कहीं गड्ढा में जाकर डंप भी कर सकते हैं कचरा को, चाहे तो हम ज़मीन के अंदर उसे दबा भी सकते हैं, तो इसलिए सभी जो है हो सकता है। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरणीय स्वच्छता कमेटी द्वारा रिकमेंडेड घर के मापदंडों में शामिल नहीं है। कहता है अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो कमेटी द्वारा रिकमेंडेड घर के मापदंडों में शामिल कौन सा नहीं है? ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो हाउस का निर्माण ऐसी जगह किया जाना चाहिए जो सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर हो ताकि वर्षा का जल घरों में नहीं घुसे, सही बात है। छत की हाइट 8 फीट या इससे कम होनी चाहिए, एक गलत है, 8 फीट या इससे कम नहीं होनी चाहिए। हाउस में मेंबर्स की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में बाथरूम तथा लैट्रिन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो जो है राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये वाला जो है आपका मापदंड में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 57 नंबर का है कि निम्न में से गुड लाइटिंग की विशेषता क्या है? मतलब एक अच्छे प्रकाश की विशेषता क्या है? यह अत्यधिक चमक या चौकाचौंध से रहित होना चाहिए, प्रकाश क्षेत्र में छाया अनुपस्थित होनी चाहिए, इसका संपूर्ण वर्किंग एरिया में समान बंटवारा होनी चाहिए, एल ऑफ द एबोव। तो एक अच्छे प्रकाश की जो विशेषता है वह सभी होगा, क्योंकि एक चमक या चौकाचौंध से रहित होना चाहिए, मतलब ऐसा प्रकाश हो जिसमें चमक कम हो, चौकाचौंध भी कम हो। ठीक है, प्रकाश क्षेत्र में छाया न बने, ये होना चाहिए। संपूर्ण एरिया में, वर्किंग एरिया में समान रूप से जो है प्रकाश की बंटवारा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ओके, 58 है, निम्न में से शोर के हार्मफुल इफेक्ट में शामिल है, मतलब शोरगुल से जो हानि होता है, हानिकारक प्रभाव होता है, इनमें से कौन सा है? बहरापन या सुनने की क्षमता कम हो जाना, सिर दर्द, बेचैनी, एकाग्रचित की कमी। तो अगर आपको शोरगुल होता है तो इनमें से सभी हो सकता है, तीनों जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
उसके बाद है निम्न में से मच्छर द्वारा संचारित रोग नहीं है। ठीक है, कौन रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं होता है? मलेरिया होता है, डेंगू फीवर होता है, फलेरिया होता है, लेकिन सिफिलिस जो है यह नहीं होता है। ठीक है, सिफिलिस एक यौन रोग है। ठीक है, एंड 60 है निम्न में से रोगजनक आर्थ्रोपोड के कंट्रोल का उपाय है। ठीक है, अगर आर्थ्रोपोड, ठीक है ना, आर्थ्रोपोड से अगर कोई रोग होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखना, उपयुक्त कीटनाशक स्प्रे करना, जन समुदाय में अवेयरनेस उत्पन्न कराना, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप आर्थ्रोपोडा जैसे मक्खी से, मच्छर से होने वाला जो रोग होता है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो स्वच्छता बनाकर, कीटनाशक स्प्रे का उपयोग करके, लोगों में जागरूकता लाकर, यानी सभी के सभी। ठीक है, एंड आज के हम लास्ट देखेंगे वायु में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति व्यक्ति में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकता है? अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकता है? ये चीज़ को ध्यान में देना है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसमा, उपरोक्त सभी। तो अगर आपके वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति है ज़्यादा तो यह आपको अस्थमा भी कर सकता है, ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है, एम्फाइसमा भी कर सकता है और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है राइट आंसर हो गया। तो मैंने आज आपको 31 प्रश्न कराया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम जो है कल अगले सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।